हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 के एसएसटी चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। ये चैप्टर स्टूडेंट्स सिविक्स का आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है और पूरा चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। तो जहां से हमें शुरू करना था वो है हमारा टॉपिक व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर, प्रॉपर इलेक्शंस क्यों कहा जा सकता है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, कई बार हमें सुनने में मिलता है कि इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस का, गलत चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज़पेपर और टेलीविजन रिपोर्ट्स में अक्सर वर्ल्ड वाइड इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं पार्टीज के ऊपर कि वो इलेक्शंस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को धमका रहे हैं, वोटर्स को शराब पिला रहे हैं, वोटर्स को पैसा खिला रहे हैं। इस तरह की एलिगेशंस अक्सर हमने सुनी होंगी कभी ना कभी। तो ज्यादातर जो रिपोर्ट्स होती हैं इलेक्शंस के बारे में, उसमें क्या क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें गलत नाम तो डाल दिए जाते हैं और जो सही नाम है, जेन्युइन नेम्स हैं, वो उसमें से हटा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज का, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का रूलिंग पार्टी गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती हैं। कई बार जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने लिमिट सेट कर रखी है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और स्टेट असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन की नजरों में आए बिना बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं इलेक्शंस में, जो नेता लोग हैं, वो करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते हैं। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन वोटर्स को डरा के, धमका के, ठीक है, या गलत तरीके से बहला फुसला के उनकी वोट हासिल की जा सकती है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स सही भी पाई जाती हैं। हमें काफी दुख होता है जब हमें इस तरह की रिपोर्ट्स सुनने में आती हैं, लेकिन हमारे देश में इलेक्शंस में इस तरह की रिपोर्ट्स इतने बड़े लेवल पे नहीं हैं कि हम ये कह सके कि इलेक्शंस ही प्रॉपर नहीं है। यानी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं भी, यूज ऑफ मनी हुआ इलेक्शन में, यूज ऑफ मसल हुआ इलेक्शन में, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट्स कुछ कुछ जगहों पे छोटे छोटे जो है डिफरेंसेस पैदा कर सकती हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स इतनी बड़ी नहीं है कि इंडिया में होने वाले लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक बोल दें। इतनी बड़ी नहीं है ये रिपोर्ट्स। तो अब एक बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या कोई पार्टी इलेक्शन में जीत सकती है पॉपुलर सपोर्ट के बिना, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके? यानी सिर्फ इलेक्शंस में गलत तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे देश में कोई पार्टी इलेक्शन जीत सकती है अगर उसको पब्लिक वोट ना दे, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट ना हो उसके पास, तो क्या वो पावर में आ सकती है? इस बात का आंसर शायद आप भी जानते होंगे कि इंडिया में हो सकता है कि कुछ स्तर पे, कुछ लेवल्स पे माल प्रैक्टिसेस यूज की जा रही हों, लेकिन असल में वही पार्टी पावर में आती है जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट होता है और लोग जेन्युइनली उनको वोट डालते हैं। तो इसलिए इंडिया के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ उन टॉपिक्स की बात करते हैं जिनसे हम ये जज कर पाएं कि क्या इंडिया में इलेक्शंस प्रॉपर होते हैं, डेमोक्रेटिकली होते हैं। वो देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का मतलब वो बॉडी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हमारे देश के नेताओं का, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यहां तक कि सरकार जब चाहे तब इलेक्शन नहीं करवा सकती। इलेक्शन की टाइमिंग इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। बल्कि ज्यादातर बार यह देखा गया है कि जब सरकार इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करती है, सजेस्ट करती है कि इस महीने में इस तारीख के आसपास इलेक्शन कंडक्ट करवा लीजिए, तो उस वक्त इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता इलेक्शन कमीशन। जनरली ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन अपने अकॉर्डिंग चलता है। दूसरी बात, जब वोटिंग होती है
जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो इलेक्शंस करवाते हैं सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इलेक्शंस करवा रहे होते हैं तो वो सरकार के अंडर नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ऊपर नेताओं का कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं है। रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी, हारे हुए कैंडिडेट्स या जीते हुए कैंडिडेट्स, चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, इलेक्शन कमीशन में उसकी चलेगी नहीं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आगे देखिए, आगे क्या कहना चाहता है कि एक सिंपल सा तरीका है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है या नहीं। तो उसका तरीका है कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है। जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है क्या वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है या नहीं। क्या रूलिंग पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, प्रेशर डाल सकती है। क्या इलेक्शन कंडक्ट करने वाले बॉडी के पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने जितनी पावर है और क्या वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब का आंसर हमारे देश में काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन करवाता है इलेक्शंस। हमारे इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया की जुडिशरी जो है, जजेस का जो सिस्टम है, कोर्ट्स का जो सिस्टम है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर किसी नेता ने गुनाह किया होगा, अगर देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलत काम किया होगा, तो जज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता प्राइम मिनिस्टर या उसकी पार्टी। जज जो है वो उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात आपको छोटी क्लासेस में भी सिखाई जाती है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। इंडिया में जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल पावर के। ठीक उसी तरीके से इलेक्शन करवाने वाला इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। नेताओं का उनकी वर्किंग पे कोई असर नहीं होता। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसको इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होता। प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग इलेक्शंस करवाता है। अगर रूलिंग पार्टी और सरकार चाहे भी तो भी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी को रिमूव नहीं कर सकती। बहुत कम इलेक्शन कमीशंस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी है। इंडिया में इतना पावरफुल इलेक्शन कमीशन होना इस बात को असर्टेन करता है, इस बात को इंश्योर कर देता है कि इलेक्शंस इन इंडिया आर गोइंग टू बी फ्री एंड फेयर। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो सारे डिसीजंस लेता है। देखिए कौन कौन सी पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन सारे डिसीजन लेता है, इलेक्शंस में कंट्रोल करता है, कंडक्ट करता है इलेक्शन को। इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट की डिक्लेरेशन तक सारा काम इलेक्शन कमीशन खुद करता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, कुछ रूल्स बनाता है कैंडिडेट्स और पार्टीज के लिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए रूल्स बनवाता है और उन रूल्स को फॉलो भी करवाता है। और अगर वो रूल्स फॉलो ना करें तो उनको पनिश भी कर सकता है, उनका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन सरकार को आदेश दे सकता है, कुछ गाइडलाइंस दे सकता है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और सरकार को इलेक्शन कमीशन की दी हुई गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन सरकार को गाइडलाइंस देता है ताकि पार्टी इन पावर जो फिलहाल सरकार में है वो पार्टी गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, जैसे कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ट्रांसफर्स वगैरह पे, ठीक है, और इस तरह की चीजें उनको करने से रोक देता है। जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं। पिछले 25 सालों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी पावर्स को यूज करना शुरू किया है और अब उसकी पावर्स को बढ़ा भी रहा है, वो सरकार उसको पावर्स दे भी रही है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन के लिए काफी कॉमन हो गया है टू रेप्रीमेंट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को झाड़ देता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसको डांट लगा देता है सरकार को इलेक्शन कमीशन कई बार। और एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह, इनको भी अगर कोई लैप्सेस करता है, कोई गलती पाई जाती है तो इनको रेप्रीमेंट करता है, इनको मतलब छोटी मोटी सजा दे सकता है, डांट सकता है। ठीक है, इस तरह के काम अक्सर इलेक्शन कमीशन करता रहता है।
अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स को ये लगे, इलेक्शन कमीशन को ये लगे कि किसी एक जगह पे जो वोटिंग हुई है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, तो वो क्या कर सकता है, रीपोल, दोबारा वोटिंग का ऑर्डर दे सकता है। रूलिंग पार्टीज को अक्सर इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी को, रूलिंग नेताओं को, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को भी कंट्रोल करता है, गाइडलाइंस इशू करता है, ऑर्डर्स इशू करता है। लेकिन मजबूरी है, जो पार्टी इन पावर है उसकी मजबूरी है कि वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को माने। ठीक है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट और पावरफुल है कि इंडिया में प्रॉपर इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस होते हैं। यहां कुछ न्यूज़ दिखा रखे हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने 14th लोकसभा को बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया, पोलिंग के ऊपर होने वाले खर्चों को टाइट किया। तो इलेक्शन कमीशन की पावर्स को दिखाती हैं ये सारे न्यूज आर्टिकल्स। आगे आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। एक तरीका और है जिससे पता लगाया जा सकता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं, वो है कि कितने % लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, कितने % वोटर्स ने इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया है। अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर ना हो तो लोग अक्सर उसमें इलेक्शन पार्टिसिपेट कम करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए वाले चार्ट्स की। तो परसेंटेज ऑफ वोट कास्टेड, ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ये जो पिंक लाइन है ये यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के दौरान, पिछले 20, 25, 30 सालों के दौरान यूके साइड में जो वोटर टर्नआउट है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरा है, जबकि इंडिया में वो कांस्टेंट रहा है या फिर बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलर वोटर टर्नआउट है। बहुत सारे लोग इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं, पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं इलेक्शंस में। इलेक्शन में पीपल की जो पार्टिसिपेशन है वो वोटर टर्नआउट फिगर का मतलब है कितने % लोगों ने इलेक्शन में वोट की डाला है, उससे पता चल जाता है। टर्नआउट पता लगाता है कि एलिजिबल वोटर्स में से कितने % ने वोटिंग की है। पिछले 50 सालों के दौरान जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो वोटर टर्नआउट है वो गिरा है, जबकि इंडिया में ये या तो स्टेबल रहा है या फिर बढ़ा है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया सक्सेसफुली प्रॉपर इलेक्शंस करवा रहा है। दूसरा, देखा गया है कि इंडिया में अनपढ़, गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड, जिनको कोई फायदे नहीं हैं, वो ज्यादा वोट डालते हैं रिच और प्रिविलेज्ड के मुकाबले। अमीर के बजाय गरीब, पढ़े लिखे के मुकाबले अनपढ़ ज्यादा वोटिंग करते हैं। ठीक है, ये वेस्ट में जो डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका और यूरोप से ये बिल्कुल अलग है। यूएसए में देखा जाए तो गरीब लोग, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स का मतलब जो स्पेनिश बैकग्राउंड से आते हैं, वो कम वोटिंग करते हैं रिच और वाइट पीपल के मुकाबले। तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि रिच पीपल का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है पुअर पीपल के मुकाबले। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में पुअर पीपल ज्यादा वोट करते हैं रिच पीपल के मुकाबले। ठीक है, इंडिया में और यूएस में, यहां देखिए दिखा रखा है, इंडिया में अपर कास्ट 56% वोट करती है, ओबीसी 58, एससी 60, एसटी 61। यूएस में देखा जाए तो व्हाइट्स जो रिच एंड पावरफुल मान जाते हैं वो 60 करते हैं, ब्लैक्स 56 करते हैं, हिस्पैनिक्स 28% वोट डालते हैं। तो जैसे जैसे पुअर होते रहते हैं वोटिंग परसेंटेज भी डिक्लाइन करता है। इंडिया में जो वोटिंग परसेंटेज है वो पुअर पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है। आगे आता है इंडिया में जो कॉमन पीपल हैं, आम आदमी हैं, वो इलेक्शंस में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को जानता है। क्योंकि जब इलेक्शन आसपास होते हैं तो हर सोसाइटी में, हर गैदरिंग में इलेक्शंस को लेके लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, इंडिया के लोगों को लगता है कि इलेक्शन ही वो तरीका है जिसके जरिए वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर सकते हैं ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने में जो लोगों के लिए फेवरेबल हो, लोगों के लिए अच्छे हों। उनको ये भी लगता है कि उनका एक वोट भी काफी मायने रखता है इलेक्शन के दौरान, इसीलिए इंडिया में काफी पॉपुलर वोटर टर्नआउट है। एक सर्वे से पता चलता है, नेशनल इलेक्शन स्टडी में एक सर्वे हुआ था 2004 में, उसमें लोगों से पूछा गया कि आप क्या मानते हैं कि उनको 3 चॉइसेस दी गई कि आपके वोट का असर पड़ता है, आपके वोट का कोई असर नहीं पड़ता, पता नहीं। तो 67% लोग ये मानते हैं कि उनके एक वोट का भी इलेक्शंस के ऊपर काफी असर पड़ता है। 67% लोगों का ये मानना था। आगे देखिए क्या कहता है, जो इंटरेस्ट है वोटर्स का इलेक्शंस में वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़ता जा रहा है। 2004 इलेक्शंस के दौरान
1/3 जो वोटर्स थे उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, यानी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था। आधे से ज्यादा लोग अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी न किसी बड़े नेता से जोड़ के देखते हैं। आपको भी ये बात पता होगा कि इंडिया में ज्यादातर लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी या किसी लोकल पार्टी से जुड़े होते हैं, इलेक्शंस में उनका साथ देते हैं, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन्स रन करते हैं। हर 7 में से एक वोटर किसी न किसी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जरूर पाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि सिर्फ वोटिंग करने तक ही सीमित नहीं है इंडिया की पब्लिक, बल्कि इंडिया की पब्लिक इलेक्शन कैंपेन में अपने चाहने वाले कैंडिडेट को जिताने में, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में भी काफी आगे है। ये देखिए दिखा रखा है कि कितने परसेंट लोग इलेक्शन कैंपेन्स में, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में एक्टिव थे। 96 में 8% थे, 98 में 13% थे, 99 में 21% थे, 2004 में 32% लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे। आगे आता है इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। अक्सर ये देखा गया है कि जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है इंडिया में, वो ये कहती है कि हम जनता के डिसीजन का सम्मान करते हैं और जो हमारी गलतियां रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहती कि अक्सर इलेक्शन कमीशन ने गलती करी है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो आउटकम है वो अक्सर इंडिया की ज्यादातर पब्लिक एक्सेप्ट करती है। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हो तो हमेशा जो आउटकम आएगा वो पावरफुल पार्टी के साथ आएगा, हमें इस बात का पता है। जो पार्टी ज्यादा पावरफुल है, जो पार्टी रूल कर रही है, उसके फेवर में आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा जो पार्टी इन पावर होती है वो नहीं जीतती इंडिया में, हार भी जाती है, जीत भी जाती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में रूलिंग पार्टी जो है इलेक्शन लूज नहीं कर पाती अगर इंडिया में पावर का बोलबाला होता तो क्योंकि इंडिया में रूलिंग पार्टीज भी इलेक्शन जीतती हैं, हारती भी हैं। विनिंग कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं नेता लोग, वो इलेक्शन में जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि छोटे छोटे इलेक्शंस को बड़े बड़े नेता भी हार जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पता चलता है कि इंडिया में इलेक्शन आउटकम प्रॉपर होता है। ठीक है, लूजिंग पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती अगर इलेक्शन रिग्ड होता तो, अगर इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता तो। लेकिन अक्सर हम देखते हैं न्यूज में, रिपोर्ट्स में कि अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करती। वो क्या कहती है कि हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंडिया में जो इलेक्शन आउटकम है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स ही हमें बता रहा है, जिससे पता चलता है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो सब एक्सेप्ट करते हैं। जो रूलिंग पार्टी हैं वो इंडिया में बहुत बार इलेक्शंस हार जाती हैं, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। हर तीन में से दो बार पिछले 25 सालों में हर 3 में से 2 बार रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारी है। यानी 66% चांसेस होते हैं रूलिंग पार्टी का पावर में ना आने के। ठीक है, यूएस में जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बहुत कम हारता है इलेक्शन में। सिटिंग इनकम्बेंट मतलब जो इस वक्त ऑफिस में है, जो इस वक्त ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो काफी कम हारता है। जबकि इंडिया में 66% चांसेस हैं उसके हारने के। पिछले 25 साल के इलेक्शंस में ऐसा देखा गया है। इंडिया में जो करंट के एमपी और एमएलएज हैं वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। जो कैंडिडेट्स ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इंडिया में अपने इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, और जिनके ऊपर आरोप लगता है वोट खरीदने का, जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, वो भी बहुत बार इलेक्शंस हार जाते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्शंस को छोड़ के जो इंडिया में इलेक्टोरल आउटकम्स होते हैं वो पीपल्स वर्डिक्ट, लोगों का निर्णय मान के जीतने वाली पार्टी भी एक्सेप्ट करती है और हारने वाली भी एक्सेप्ट करती है, कुछ जो है इंसिडेंसेस को छोड़ के। आगे आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे सामने। ठीक है, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उनको फ्री एंड फेयर कहा जा सकता है। ठीक है, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, सरकार बनाती है, ठीक है, वो इसलिए ऐसा कर पाती है क्योंकि लोगों ने, पब्लिक ने अपने वोट डाल के उनको चुना है, ऐसा कहा जा सकता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए हों। कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे नेताओं ने गलत तरीकों का, पैसों का, शराब का या डराने धमकाने का गलत इस्तेमाल करा हो, लेकिन वो कैंडिडेट्स काफी कम होते हैं और ओवरऑल वर्डिक्ट के ऊपर, ओवरऑल फैसले के ऊपर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। यानी एज अ होल
जनरली हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में माल प्रैक्टिसेस तो होती हैं कुछ हद तक, लेकिन जो इलेक्शन होता है उसमें वही पार्टी जीतती है जिसको लोगों ने एक्चुअली वोट डाला है, जिसको लोग पॉपुलरली प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डीपर क्वेश्चंस, कुछ गहराई वाले क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। क्या लोग जो वोटिंग करते हैं क्या वो रियल नॉलेज के बेसिस पे करते हैं? बहुत से लोगों को ये देखा गया है कि वो अपने ही कास्ट के बंदे को वोट डालते हैं, अपनी ही जाति वाले बंदे को वोट डालते हैं और कुछ देखते ही नहीं हैं। ठीक है, क्या वोटर्स को रियल चॉइस मिल रही है? बहुत से इलेक्शंस में वोटर्स क्या कहने को सुनते हैं, भाई किसको वोट डालें, सारे के सारे ही करप्ट हैं, सारे के सारे ही भ्रष्ट हैं। तो ये पूछना चाहता है क्या इंडिया में रियल चॉइस है? क्या इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या इलेक्शन में सबके लिए सिचुएशन एक जैसी होती है? अक्सर हम देखते हैं कि गांव में, शहर में जो व्यक्ति पैसे वाला होता है उसका रुतबा ज्यादा होता है, इलेक्शन में उसके जितनी जीतने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पड़ोस में वार्ड इलेक्शंस हो रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं, आपके पड़ोस में आपके जानकार में कोई ऐसा खड़ा हो जाता है जो डॉक्टर है, वकील है और अच्छा पैसा कमाता है, बढ़िया उसका मकान बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला खड़ा हो जाता है जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, तो ज्यादा जीतने के चांसेस होंगे उस पैसे वाले बंदे के। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए एक सार है इलेक्शंस? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस? क्या एक आम आदमी इलेक्शन जीत सकता है इंडिया में? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस। ठीक है भाई, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको अभी भी हमें दूर करने की जरूरत है। वैसे तो इंडिया में इलेक्शंस प्रॉपर होते हैं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज के मुकाबले प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, यहाँ पे एक नेता दूसरे को कह रहा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों कहा कि हमने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। तो ये कार्टून हमें ये दिखाता है कि अक्सर पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी पार्टियों में किसी एक परिवार की, किसी एक बंदे की पावर ही सबसे ज्यादा होती है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें पहले पापा चला रहे थे, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और वो अक्सर अपने बुआ को, फूफा को, मौसा को, मौसी को, भतीजे को, भतीजी को, भांजे को, भांजी को ही पार्टी का टिकट देते हैं और वो जीत के भी आ जाते हैं। तो डायनेस्टिक हो गई हैं कुछ कुछ पार्टियां इंडिया में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस कार्टून में ये क्या बताना चाह रहा है कि इलेक्शन से पहले तो जो वोटर होता है वो राजा होता है, उसके पैर तक पकड़ने के लिए तैयार होते हैं उसका वोट पाने के लिए नेता लोग, लेकिन जब एक बार वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पब्लिक को रोनते हुए चलते हैं, पब्लिक का ख्याल नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए पहले वोटर कैसा था और अब वोटर कैसा है। ठीक है, तो ये एक मतलब रिमार्क है कि इलेक्शंस के ऊपर एक कमेंट है कार्टूनिस्ट का। ठीक है, तो अब हम चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया पढ़ेंगे। देखिए, जो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। जो कैंडिडेट और जो पार्टी काफी पैसे वाली होती हैं उनको ये पक्का नहीं होता कि वो जीतेंगी ही, लेकिन उनके जीतने के चांसेस बाकी छोटे कैंडिडेट्स और छोटी पार्टीज के मुकाबले ज्यादा होते हैं। इंडिया के कुछ इलाकों में जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स होते हैं वो दूसरों को इलेक्शन रेस से बाहर निकाल देते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मसल पावर से या पैसे की पावर से वो टिकट हासिल कर लेते हैं। ऐसा देखा गया इंडिया में कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फैमिली डोमिनेटेड होती है, एक परिवार की ही चलती है उस पार्टी में। अक्सर उस पार्टी में जो टिकट होते हैं वो उसी फैमिली के रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर चॉइस नहीं देते वोटर्स को। वोटर्स ये कहते हैं कि इसने 1000 करोड़ का लफड़ा किया था, उसने 1200 करोड़ का लफड़ा किया था, उसने 1500 करोड़ का लफड़ा किया था, तो वोट किसको डालें, सारे के सारे ही करप्ट हैं। तो रियल चॉइस नहीं होती कई बार वोटर्स के पास। ठीक है,
क्योंकि जो दोनों मेजर पार्टीज होती हैं वो काफ़ी सिमिलर होती हैं कई बार, ठीक है, उनकी पॉलिसीज और प्रैक्टिस सिमिलर होती हैं कई बार, ऐसा देखने को मिलता है। छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को काफ़ी डिसएडवांटेज होता है बड़ी पार्टीज के मुकाबले, क्योंकि वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती हैं, नेशनल लेवल पे उसके पास इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी में इलेक्शन होंगे तो पूरे देश के बीजेपी के जो जाने माने नेता हैं वो यूपी में दौड़ पड़ते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपनी पार्टी का प्रमोशन करने के लिए, जबकि जो यूपी की लोकल पार्टी होगी उसके पास शायद उतना सपोर्ट ना हो, उतना उतने लोग ना हो पार्टी के कि वो उसको प्रमोट कर सकें। तो एक अनफेयर एडवांटेज होता है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास। ये चैलेंजेस सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि बहुत सारी पुरानी और एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। These deeper issues are matter of concern for those who believe in democracy. जो लोग असल में प्रॉपर डेमोक्रेसी पाना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए ही ये विषय प्रॉपर सब्जेक्ट्स होते हैं। That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system. इसलिए इंडिया में बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करवाने पे जोर दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन को बार बार जो है रिक्वेस्ट कर रही हैं, सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इलेक्शंस को और ज़्यादा फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। क्या आप भी कुछ सुधार सोच सकते हैं इलेक्शंस में? क्या What can an ordinary citizen do to face these challenges? और एक ordinary citizen इंडिया का क्या कर सकता है इन चैलेंजेस से पार पाने के लिए, इन चैलेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस में क्या लिखा है, कुछ फैक्ट्स बताएं इंडियन इलेक्शंस को के बारे में। 16th लोकसभा में 12% वीमेन मेंबर्स थे, मतलब जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, 16th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें 12% विमेन फीमेल्स चुन के आई थी। इलेक्शन कमीशन अक्सर सरकार की दी गई सलाह को मानता नहीं है इलेक्शन की डेट्स को लेके। 16th लोकसभा में 440 मेंबर्स ऐसे थे जिनके प्रॉपर्टी 1 करोड़ से ज्यादा थी, यानी अक्सर करोड़पति लोग ही बड़े इलेक्शंस जीत पाते हैं, ये कह सकते हैं। एक इलेक्शन जीतने के बाद एक चीफ मिनिस्टर ने कहा, आई रिस्पेक्ट द पीपल वर्डिक्ट, मैं लोगों के निर्णय का, लोगों के फैसले का सम्मान करता हूं, ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव दिखाई गई हैं, कुछ नेगेटिव भी दिखाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये आपका जो चैप्टर है खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, मैथ्स के सम्स वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा रखी हैं। उनको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।